Assalamualaikum students. Today we will read our lesson number 9, Hunger in Population Explosion. Hunger in Population Explosion इसमें हमें राइटर ने बताना है कि किस तरह से हंगर और पॉपुलेशन जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असरानंदाज होती है और किस तरह सोसाइटीज़ जो हैं उसकी वजह से वो फॉर्म होती हैं और इसकी वजह से डी शेप हो जाया करती हैं। तो इसको एक्सप्लोजन इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज़ इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत लार्जर स्केल पर होते हैं, जो कि अभी इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि अब जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कि महंगाई का बम। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये आबादी का बम है जिसके लिए ये यूज़ किया गया है एक्सप्लोजन, एंड इट्स अ वेरी राइटली यूज्ड टर्म। जी, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री? जी, राइटर ने सबसे पहला क्वेश्चन ही ये किया है कि आप अपने आप से पूछिए कि हंग्री होना क्या होता है। तो जब आपसे पूछा जाता है हंग्री होना क्या होता है, तो आपके जहन में फ़ौरी तौर पर ख़्याल आता है कि जी अच्छा, आपको भी भूख लग रही थी, आप बहुत ज़्यादा भूखे, आपको अपना फ़ील हो रहा था, आपका दिल कर रहा था कुछ खा लें, जल्दी से कुछ खा लें। और उस पर राइटर ने बताया, जी आई एक्सपेक्ट दैट एट सम टाइम यू हैव ऑल कम होम आफ्टर एन एनर्जेटिक गेम ऑफ फुटबॉल और नेटबॉल, और आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन यू हैव बीन टू बिजी टू ईट एंड सेड आई एम स्टार्विंग। कि जब आप घर आते हैं, कॉलेज से आते हैं, आप कोई भी हेक्टिक वर्क करने के बाद, कोई बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहे हैं, आप खाना नहीं खा सकें और आप घर आते हैं, तो आपको एकदम से फ़ील होता है कि आपको भूख लग रही है और आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं और आप बताते हैं कि आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन क्या होता है कि अम्मा कहती हैं कि खाना भी नहीं बना है। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ये भूखा होना नहीं है, बिकॉज इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू, after a few slices of bread and butter you forgot all about those hunger pangs। तो वो जो हंगर की पेन आपको हो रही थी, तो जिस वक्त खाना नहीं बना तो आपने कुछ भी थोड़ा सा ले लिया, कि जब अम्मा कहती हैं कि थोड़ा सा आसरा कर लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, तो आपने ब्रेड के ऊपर कुछ भी लगा कर आपने खा लिया। तो वो उससे जो है आपको वो जो हंगर जो आपको फ़ील हो रही थी, जो हंगर पेन हो रही थी आपको, वो नहीं रहती हैं। वो जो पैंग्स थी, वो जो दर्द थी, वो ख़त्म हो गई है। तो राइटर ने कहा कि दिस इज़ नॉट हंगर, इसको आप हंगर नहीं कह सकते। तो अब हंगर क्या है, क्वेश्चन अगर किया जाता है व्हाट इज़ हंगर, तो उसमें राइटर ने बताया, बट हंगर डज़ नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर होल डे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक वक्त का खाना नहीं खा रहे या पूरा दिन भूखे रह रहे हैं। इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। तो हमने अंडरलाइन क्या करना है जी, हंगर मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। कि हंगर का मतलब ये है कि आपके पास कभी भी इतना ना हो सके कि आप खा लें। उसका क्या मतलब है कि इट मीन्स व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट एज मच अगैन, कि आपके पास इतना थोड़ा है कि आप दोबारा खा नहीं सकते, यानी इतना थोड़ा है। इट ऑल्सो मीन्स अ सिचुएशन इन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, और इवन इफ़ देयर विल बी अ नेक्स्ट मील। और या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जब आपको ये नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से आएगा और क्या आएगा भी कि नहीं, अगला खाना होगा भी कि नहीं। Arthur hopped out of the गाड़ी instead of starving children after visiting a nutrition center कीनिया। कीनिया के बच्चों की अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ कभी देखी हों, किसी मैगज़ीन में देखी हों या टीवी पर किसी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर देखी हों, तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटर जो है यहाँ पर उसने जो कोट किया है आर्थर हॉपक्राफ्ट को, जिसने गार्डियन लिखा, और गार्डियन में उसने ये वहाँ की जो उसने अपना जो वहाँ पर सफ़र किया है, वहाँ पर जो सूरत हाल देखी है, उसने जहाँ पर डिस्कस किया और उसी को कोट किया हमारे राइटर ने। दे आर द चिल्ड्रन हुज आइज़ स्टेयर एज इफ़ ब्लाइंड, हुज लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लेकोरिस। ये एक पौधा होता है, इसकी स्टिक्स जो होती हैं, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई ड्राई होती हैं और बहुत पतली होती हैं। who neither cry nor laugh and who weigh 10 pounds at the age of 2 years। ना वो रोते हैं ना वो हंसते हैं। वो बच्चे कभी आपने देखा हो तो वाकई आपको लगेगा कि पूरे चेहरे पर सिर्फ उनकी एक आंखें ही बहुत विजिबल होती हैं, क्योंकि बाकी तो वो सारे के सारे सिर्फ स्केलेटन बन चुके होते हैं, सिर्फ उनकी हड्डियां ही नज़र आ रही होती हैं। ना वो रोते हैं ना वो हंसते हैं, क्योंकि रोने और हंसने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो खाने से आती है। तो नो फूड मीन्स नो एनर्जी, ये हमें राइटर ने बताया है। famine has been a problem since the beginning of time।
अगर हमसे कोई सवाल करता है कि फ़ेमिन जो है वो कब से एक प्रॉब्लम है, तो हम बताएंगे कि जब से ये दुनिया बनी है तब से ये एक प्रॉब्लम रहा है। किसी भी वक्त में कहत आ सकता है। फ़ेमिन जो है कहत को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। द अर्ली हंटर सफ़र्ड ग्रेव शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इन क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टार्वेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली। शुरू के ज़माने में जबकि इंसान केव एज में रह रहा था, तो उस टाइम पर इंसान के पास खाने को होता था, लेकिन जिस वक्त सर्दी का मौसम आता था तो एनिमल्स भी छुप जाते थे, प्लांट्स के ऊपर भी बर्फ़ पड़ जाती थी, तो उस तरह से ग्रोइंग भी नहीं होती थी प्लांट्स की और क्रॉप्स की। तो फिर क्या होता था कि उसके पास अगर कुछ स्टोर किया हुआ है खाने के लिए तो वो खा सकता था, लेकिन अगर स्टोरेज में कुछ नहीं है तो फिर क्या था कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, फिर उसको भूखा रहना पड़ता था। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन वाज कार्व्ड इन ग्रेनाइट बाय एन इजिप्शियन फ़ारो। ये जी एक फ़िरौन के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसने कुछ जो फेमिन के रिकॉर्ड्स थे वो हमें पता चलता है कि जो फ़िरौन के ज़माने की अक्सर तस्वीरें भी आपने देखा होगा, क्या सारे कदीमा वाले दिखाते हैं आपको कि तस्वीरें उस ज़माने की बनी हुई हैं। वो क्या करते थे कि उनका तरीका जो होता था वो ये होता था कम्युनिकेशन का, कि वो फ़ोटोज़ के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए या कुछ शेप्स के ज़रिए वो अपनी बातों को कन्वे करते थे। तो वहाँ पर जो है वो उनके ज़रिए हमें पता चलता है। He said during my reign the Nile has not been in flood for 7 years कि दरियाई नील में 7 साल तक पानी नहीं आया। तो कॉर्न इज़ स्कार्स एंड फूड इज़ लैकिंग। कॉर्न भी कम हो गया, फूड भी कम हो गया, तो क्या हुआ कि गले की अनाज की शॉर्टेज हो गई। Those who ran cannot even walk. The food bins are broken, open and empty. It is the end of everything. उस बंदे ने अपना उस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन को बताया, इसलिए ये प्रेजेंट सेंटेंस में ही लिखा है जी। और उसने कहा कि जी खाने के जो बर्तन हैं वो खुले हैं और ख़ाली हैं बिल्कुल, और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, यानी ज़िंदगी का एंड हो गया खाने के एंड के साथ। वी रीड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमिन, और कुरान पाक में भी हमें ये मिलते हैं। बाइबल भी चूँकि रब पाक की तरफ से, उसके बाद उसमें जो भी जैसे भी है वो सब चीज़ें अलहदा हैं, लेकिन बाइबल में भी राइटर ने कहा कि बहुत सारे केसेस फेमिन के हमें नज़र आते हैं। देयर वर 7 years ऑफ फेमिन इन इजिप्ट एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कहत पड़ा था मिस्र में और उसके सराउंडिंग्स में, और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा किस्सा, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ मिलती है कि 7 साल का एक कहत आया था जी वहाँ पर। वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर वॉज ओनली अवर्टेड विद द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। आपको याद हो, अगर आपने कुरान पाक में वो पढ़ा हो, कि जो बादशाह था मिस्र का, जो अज़ीज़ था, उसको ख्वाब आता है, और वो ख्वाब जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिस वक्त बयान किया जाता है, तो उसके लिए आप प्लानिंग बताते हैं कि जी 7 साल कहत के आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 7 साल जो हैं वो बहुत अच्छे वाले होंगे कि जिसमें बहुत अच्छा अनाज आएगा। तो उसके लिए एक मैनेजमेंट अगर कर ली जाए, उसको प्रॉपर मैनेज कर लिया जाए कि उनको संभाल के रख लिया जाए उस वक्त के गले को, तो फिर उसके बाद उसको यूज़ किया जाए नेक्स्ट 7 ईयर्स में। तो बड़ी डिटेल में बताया गया है, तो यहाँ पर उसी का हवाला दिया जा रहा है जी। तो इजिप्ट was saved from famine by this national effort but many people in the surrounding countries were left hungry। तो इजिप्ट जो है उसको तो इससे निजात मिल गई, क्योंकि प्रॉपर मैनेज करने से पता चलता है कि जो लीडर की विज़न होता है और लीडर की एफ़र्ट्स होती हैं वो अपनी कौम को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा रही होती हैं। जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टीन टू बाय ग्रेन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई भी हमें अगर याद हो तो फ़लस्तीन से मिस्र में अनाज लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए आए थे जी। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800। अब ये फेमिन्स की बात हो रही है कि जी कितने फेमिन्स आए इस वक्त दुनिया में, तो हमने बात करनी है कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800। अगर अभी हम देखते हैं तो दिस इज़ 2022। तो इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से गए हुए 22 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 2022 साल गुज़र चुके हैं। तो इसी तरह जिस वक्त 1800 ईयर्स गुज़र चुके थे, तो उस वक्त यूरोप में कितने आए थे फेमिन्स जी? देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स, वन फेमिन एवरी 5 ईयर्स। ये जी उसने बताया रिकॉर्ड के जी, ये रिकॉर्ड था जी उसमें कि हर 5 साल के बाद एक फेमिन आता था।
एंड इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फैमिन एवरी 10 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल के बाद एक फैमिन और हर 10 साल के बाद एक बड़ा वाला फैमिन आया करता था जी। These were general famines when a large area of the country was affected, but there were many more local famines, जैसे कि हमारे यहाँ भी होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं, जैसे कि इंडिया में होते हैं, स्पेशली जो हमारे डेजर्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जब बारिश नहीं होती तो वहाँ पर वो फेमिन हो जाता है। जो ये लोकल जो होता है फेमिन, ये उसका जो ग्रेविटी है वो इतनी होती है, वो सिर्फ उतने एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये जिन फेमिन्स की बात हो रही है ये लार्जर एरिया के फेमिन्स हैं। तो लोकल फेमिन्स भी बहुत सारे हुए, बट वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दीज फेमिन्स फ्रॉम आवर फोकलोर, जो हमारे किस्से कहानियाँ होती हैं गाँव की, देहातों की, जो हमारी रवायती, तो उनमें उनके ज़रिए हमें पता चलता रहता है। द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेजेस विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रॉबिंग द रिच टू फीड द पुअर, और पोचिंग फॉर देम फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट। अब क्या है कि जी रॉबिन हुड की स्टोरीज़ आपने अक्सर आपने देखा होगा, आपके बिस्किट्स का ऐड आता है तो उसमें रॉबिन हुड आपको जो है वो फ्लूट बजाता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो वो रॉबिन हुड क्या करता था, उसका एक तरीक़ाकार था, जैसे आपकी फ़िल्मों में होता है अक्सर हीरो जो होता है वो अमीर लोगों के घर में चोरी कर देता है या बादशाह के घर चला जाता है, रॉयल फॉरेस्ट में चला जाता है, वहाँ से चुराता है फलों को, वहाँ से चुराता है चीज़ों को और गरीबों में आकर बांट देता है। तो जी रॉबिन हुड इस तरह से फूड शॉर्टेजेस को ख़त्म किया करता था, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है कि जो आपके कॉमन मैन होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं फेमिन से, वो अफेक्ट हो रहे होते हैं इन्फ्लेशन से, उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही होती है। जो अमीर लोग होते हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। ये आपका राइटर जो है, आपके राइटर ने ये एक आइडिया बिल्डअप किया है जो, बट फेमिन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे जो दुनिया के दूसरी जगह थी वहाँ पर इससे ज़्यादा फेमेंस जो हैं वो देखने में आए, इससे ज़्यादा सीरियस फेमेंस देखने में आए, जिसमें कि चाइना की बात की जा रही है। चाइना हैड 90 मेजर फेमेंस इन 1 सेंचुरी। ये हमने इसको अंडरलाइन किया है कि जी एक सेंचुरी यानी 100 साल में 90 मेजर फेमेंस का मतलब है कि एवरी 10 ईयर्स के बाद एक मेजर फेमन वहाँ पर आया करता था, जिसमें क्या हुआ जी 9.5 मिलियन पीपल। इसका मतलब है कि हर मेजर फेमन के बाद तकरीबन 1 मिलियन पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो जाया करती थी। Parish in a single famine which swept North China in the last century. 9.5 मिलियन पीपल पेरिश इन अ सिंगल फेमिन। एक फेमिन में जो है वो 9.5 मिलियन पीपल की डेथ हो गई जी। द रशियन फेमिन इन 1921-22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल। रशिया में एक आता है फेमिन जी 1921-22 में, जिसमें बहुत लाखों लोग मर जाते हैं। 10 मिलियन डाइड इन ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल 1969-70। बांग्लादेश में जो है जो उस वक्त बंगाल था वहाँ पर 69-70 में एक ग्रेट फेमिन आता है जिसमें 10 मिलियन पीपल डेथ हो जाती है उनकी। As recently as 1942 in Bombay 1 million starved to death when the rice crop failed। और 1942 में इंडिया के शहर बॉम्बे में 1 मिलियन पीपल की डेथ हो गई इस फेमिन की वजह से। और वो फेमिन कैसे हुआ था कि राइस क्रॉप फेल हो गई थी। इन इंडिया इन 1964-65 एक और फेमिन आया जी, देयर वाज द वर्स्ट फेमिन ऑफ द सेंचुरी ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून, कि जिसमें मानसून की बारिशें नहीं हुई एंड मैनी कंट्रीज़ गेव एड ऑन अ लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प। तो बहुत सारे आपको पता है कि कंट्रीज़ जो हैं वो फिर एड भेजा करते हैं, लेकिन क्या होता है हाउएवर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे प्रॉब्लम हल नहीं होता, क्योंकि जो आपके अपने घर की जो चीज़ होती है उससे तो उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी द पोर्ट्स कुड नॉट कोप विद ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोज एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट दैट द फूड कुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड एंड हार्डेस्ट हिट एरियाज़। और फिर क्या होता है कि अगर आपको खाना अच्छा मिल भी जाए, अगर आपको ज़्यादा आपको जितना चाहिए है फूड उतना ही फूड आपको दूसरे कंट्रीज़ प्रोवाइड कर भी दें, तो फिर भी आपकी जो सी पोर्ट्स होती हैं वो इतना बड़ा जो हैवी जो ट्रांसपोर्ट है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। उसके बाद वहाँ उस पोर्ट से लेकर फिर उन एरियाज़ में भी जाना है जहाँ पर फेमिन्स जो है उन्होंने बहुत हार्डली स्ट्राइक किया है, तो उन एरियाज़ में लेकर के जाना उस खाने को, वो ट्रांसपोर्ट करना वो भी बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर खाना पहुँच भी नहीं सकता। ईयर लेटर इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमिन। और उसके 1 साल बाद एक और बहुत बड़ा सा
फेमिन जो है इंडिया को फेस करना पड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारा, फेमिन में बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स, कि फेमिन जो है वो किस तरह से कॉज होता है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें जो उसको कॉज कर रही होती हैं। तो हमने उसमें किया है जी 3 चीज़ें हैं जी, वो कौन कौन सी है। इट मे बी दैट देयर वाज जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। हमने अंडरलाइन किया है जी फेमिन में बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स। नंबर 1 इज़ मैनी पीपल एंड लेस फूड, यानी मोर पीपल एंड लेस फूड, यानी खाना कम है और लोग ज़्यादा हैं तो उस वक्त भी जो है फेमिन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इट मे बी दैट क्रॉप्स है फेल ड्यू टू डिजीज़। नंबर 2 है कि क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो गई हैं, क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं किसी बीमारी की वजह से, कोई डिज़ीज़ आ गई, कोई अमेरिकन सुंडी आ गई या किसी किस्म का कोई और डिज़ीज़ उसमें आ गई है जिसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो, या कोई कीड़ा लग गया है उसकी वजह से जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। 1000 even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain। और फिर क्या है कि जी कई लाखों लोग मर जाते हैं फेमिन्स की वजह से। वो फेमिन के कौन कॉज करता है जी? लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं हो पाती है और उसकी वजह से जो है वो जो फेमिन कॉज होता है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये 3 मेजर कॉजेज़ जो हैं वो हमें बताए जा रहे हैं फेमिन के, जिनकी वजह से फेमिन कॉज होता है और लोगों की डेथ्स होती हैं। इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे नॉट ओनली इज़ देयर नॉट इनफ फूड बट ईच ईयर देयर आर मेनी पीपल मोर पीपल टू ईट इट, कि बहुत सारे लोग हैं हर साल जो जिन्होंने खाना है लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं है। द नंबर ऑफ़ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग। अंडरलाइन हम करेंगे कि जी आज के जो दौर है उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल है दुनिया में दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ जायगेंटिक स्नोबॉल। उसको कंपेयर किया है राइटर ने स्नोबॉल के साथ, कि स्नोबॉल जो है उसकी तरह से ग्रो कर रहा है जी नंबर ऑफ़ पीपल विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज़ फास्टर एज वेल। इसकी एग्जांपल बड़ी एप्ट है इस तरह के कि जो स्नो बॉल जैसे जैसे रोल करता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है, उसका साइज़ बड़ा होता जाता है। 500,000 years ago the population of the world was very small, but since then it has gradually increased until by the birth of Christ the world population was about 200 to 300 million। उसने कहा जी जो दुनिया की आबादी है वो बढ़ती चली जा रही है और इससे पहले बहुत थोड़ी सी थी, जिसमें उसने स्टार्ट किया है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से। उसने कहा कि जी उस वक्त जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 200 to 300 मिलियन पीपल, सिर्फ पूरी दुनिया में इतने लोग थे जी। यानी आज से तकरीबन सिर्फ 2000 साल पहले ओनली 200 to 300 मिलियन पीपल वर देयर इन ऑन द अर्थ। द नंबर्स डबल्ड बाय 1650। तो अब अंडरलाइन करेंगे हम इसको कि ये जो 200 to 300 मिलियन पीपल थे दे डबल्ड बाय 1650, यानी जैसे ही 1650 ईयर्स गुजरे तो उस वक्त ये नंबर डबल हुआ था। सिर्फ यानी कि इसको डबल होने में उस वक्त पॉपुलेशन को डबल होने में कितने साल लगे? 1600 ईयर्स लगे, 1650 ईयर्स लगे एंड बाय 1850 और उसके बाद सिर्फ 200 ईयर्स लगे उसको डबल होने में, जो कि जिसको डबल होने के लिए 1650 ईयर्स लगे थे उसको डबल होने में जो है वो 200 ईयर्स मज़ीद लगे और उस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 1000 मिलियन पर पहुंच गई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 3000 मिलियन। The population is increasing at a rate which double the numbers in only 40 years। और राइटर ने कहा कि अब इस वक्त वो जो रेट चल रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज़ का वो ये है कि 40 ईयर्स में डबल हो जाएगा और अभी तो ये और इंक्रीज़ कर रहा है, इसका रेट जो है वो और रैपिड हो चुका है। A tremendous population explosion is taking place. It has been calculated that unless the growth is checked in some way within 2 or 3 centuries, there will only be enough room on the earth for people to stand up। कि अगर इसको चेक नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया तो हमारे लिए ज़मीन पर इतनी मुश्किल जगह बचेगी कि हम सिर्फ खड़े हो सकेंगे। The main reason for population increase due to the number of people who are born in any year being greater than the number of who die। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। अगर क्वेश्चन किया जाता है कि जी पॉपुलेशन इंक्रीज़ का मेन रीज़न क्या है, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सबको अंडरलाइन कर लिया तो हम कह सकते हैं द मेन रीज़न फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज़ इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। उसका मतलब ये है कि आपका बर्थ रेट तो जो है वो स्टेबल है या वो इंक्रीज़ कर रहा है और डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, तो उस वक्त भी पॉपुलेशन बढ़ेगी।
और अगर आपका बर्थ रेट स्टेबल हो चुका है लेकिन डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस सूरत में भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द यूके, ये अभी यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि जो पॉपुलेशन इज़ देयर फॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन, इस तरह से जो पॉपुलेशन है ग्रो कर रही है। In the past, only a fraction of the babies born grew up. Only in the industrial countries of the West, 19 out of 20 become adults. क्या होता कि जी पास्ट में बहुत थोड़े बेबीज़ जो होते थे वो हमने यूजिंग द साइंटिफिक मेथड पढ़ा कि उसमें बहुत थोड़े से बेबीज़ जो होते हैं वो ग्रो अप करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि 19 जो हैं वो एडल्ट्स हो जाते हैं, जबकि हमने तब पढ़ा था कि 1 बेबी जो है वो ग्रो अप करता है, बाकी 7 जो है उनकी डेथ हो जाती है। वन कपल ऑन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स एंड कीप द पॉपुलेशन द सेम लेवल। यहाँ पर राइटर ने हमें फार्मूला बताया है कि जी क्या फार्मूला होना चाहिए। उसने कहा कि जी पेरेंट्स के 2 बच्चे होने चाहिए। तो वो जो आपके वो टीवी पर जो चलता है एडवर्टाइज जो करते हैं कि जी बच्चे 2 ही अच्छे, तो उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं 2 बच्चे। तो वो दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल फार्मूला जो है वो पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को रोकने के लिए है जी। Among the Western nations, the decline of the death rate has been followed after an interval by the reduction of the birth rate, so that the population is not now growing so fast. But even in these areas where people have only a comparatively smaller number of children, the low death rates mean the population is still growing fairly rapidly. कि जहाँ पर डेथ रेट तो लो है लेकिन वहाँ पर जो बर्थ रेट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुई है। तो उससे क्या हुआ कि जी अभी भी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है। इन द USA वेयर इन एवरेज ईच वुमन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय ऑलमोस्ट हाफ एज मैनी अगेन एवरी जनरेशन। तो इससे क्या होता है कि जी अगर 3 बच्चे हो जाते हैं तो वो 3 बच्चे जो हैं, इसका मतलब है कि वो 2 बच्चे तो रिप्लेस कर रहेंगे अपने पेरेंट्स को, लेकिन एक बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। इन एशिया द फार ईस्ट द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस रैपिडली बाय मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। अगर क्वेश्चन किया जाता है कि डेथ रेट किस तरह से रिड्यूस हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसकी वजह से, नंबर 2 एपिडेमिक कंट्रोल की वजह से। अभी ये जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स में हमने एक एपिडेमिक देखी थी जिसको हमने कोविड-19 का नाम दिया था। तो ये एक एपिडेमिक थी, जिस तरह से पहले मलेरिया एपिडेमिक थी, कॉलरा एपिडेमिक रही है अपने अपने ज़मानों में। तो ये एपिडेमिक्स होती हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है इसको रिड्यूस किया जाता है। अगर आप देख लें कोविड-19 जिस वक्त आता है उस वक्त उसका डेथ रेट कितना ज़्यादा था और उसको कंट्रोल किया तो डेथ रेट कम हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन की और एपिडेमिक कंट्रोल की वजह से डेथ रेट रिड्यूस होता है जी। इन सिलोन फॉर एग्जांपल द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 ईयर्स बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मोर्टालिटी फ्रॉम मलेरिया। जी मलेरिया को जो उससे डेथ रेट था उसको भी रिड्यूस किया गया, और वो कैसे हुआ था? दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT। उसकी वजह से जो है स्प्रे किया जाता था विच किल्ड ऑफ द मस्कीटोज विच कैरी मलेरिया, कि वो स्प्रे किया जाता था जहाँ पर मस्कीटोज ब्रीड कर रहे होते थे उन प्लेसेस पर, उसकी वजह से मस्कीटोज मर जाते थे। अनदर एग्जाम्पल इज यॉज, ये एक बीमारी है जो विच until recently caused a great many deaths. This disease starts as little hard pimples which may join together to make blotches. It then spreads all over the body, forming ulcers. मसल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड बोन्स डिफॉर्म्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट यॉज, आप यॉज के बारे में कौन सी बीमारी आप क्या जानते हैं, तो आपने बताना है कि यॉज जो है इट इन्वॉल्व्स लिटिल हार्ड पिंपल्स विच जॉइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेस, स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं और उससे फिर अल्सर बनना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। एंड मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, पर ये नीचे तक पहुँच जाता है, ये नहीं सिर्फ ऊपर स्किन पर नहीं रहता है, ये अंदर तक जाता है जहाँ पर ये मसल्स को डैमेज करता है सबसे पहले, और उसके बाद नीचे जाकर ये बोन्स को भी डैमेज कर देता है जी। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इट वाज रियलाइज्ड दैट jaws could be cured in most cases by single injection, many others by just 2 injections जी। पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, वो भी हम पढ़ चुके हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ, कि जी उसके बाद जो है ये यॉज की जो बीमारी है किसी में 1 इंजेक्शन किसी में 2 इंजेक्शन के साथ ये क्योर होने लग गई। मैनी कंट्रीज हैव कैरिड आउट मासिव प्रोग्राम्स टू फ्री देयर कंट्रीमेन ऑफ यॉज एंड इज डूइंग सो have it decreased the death rate rapidly.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इज़ द डिज़ायर अमंग इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिली। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने फैमिली साइज़ को छोटा करें। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुद ये डिज़ायर करें कि हमारी फैमिली छोटी हो, तो फिर ही आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम। अब इसमें उसने कहा कि जी बड़ा ही अजीब सा लतीफ़ा एक बना हुआ है, एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। वो क्या है जी? द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट रैपिडली ग्रोइंग population has a relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone a larger one has a high बर्थ रेट। उसने कहा कि जी ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा बच्चों को, वहाँ पर पॉपुलेशन रेट कम है, और जहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। इसको एग्जांपल को आप समझ सकते हैं कि जिन घरों में अच्छा खाना पीना होता है, जो वेल ऑफ होते हैं, ज़रा रिच फैमिलीज़ होती हैं, तो वहाँ के बच्चे बहुत थोड़े होते हैं। मतलब ये 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 1 है, तो जहाँ पर उनके पास इनकम उनकी कम होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर हमें राइटर बताना चाह रहे हैं जी। Let us look for a moment at this second group, often called the underdeveloped countries, into which so many of the children of the world will be born. Underdeveloped countries जो हैं, जिसमें से हमारा भी एक मुल्क है कि वहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। Everyone knows an underdeveloped country which he sees one. It is a country characterized by poverty, with beggars in the cities and villagers eking out a bare subsistence in the rural areas. अगर हमसे पूछा जाता है कि जी underdeveloped country कौन सा country है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय पॉवर्टी, जिसमें कि बहुत गुर्बत है। बेगर्स इन द सिटीज़ हमने अंडरलाइन किया है जी, बेगर्स इन द सिटीज़ को। इट इज़ अ कंट्री लैकिंग फैक्ट्रीज, जिसमें फैक्ट्रीज नहीं है, लैकिंग फैक्ट्रीज। यूजुअली विद इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट। इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट, इनको हम नंबरिंग के साथ कर सकते हैं, इसलिए हमें पूरे पूरे सेंटेंसेस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही हैं तो। Number 1 poverty, number 2 beggars in the cities, number 3 lacking poverty, lacking factories, number 4 inadequate supplies of power and light, number 5 poor roads and railways, number 6 hospitals and schools and colleges are few and far between. यहाँ हम इसको few hospitals and schools and colleges भी कर सकते हैं। and very low literacy rate कि most people cannot read or write, हम सिर्फ इनको अंडरलाइन करेंगे और इनको याद करेंगे जी। इसके अलावा हमें बताया जा रहा है द गुड्स विद द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर नियरली ऑलवेज अ रॉ मटेरियल विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कि कभी रेट बहुत हाई भी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी स्टेबल भी हो जाता है, तो उसमें जो है फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो हमने जो अंडरलाइन किया है ये भी बहुत काफ़ी है अगर हमसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है जी। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज़ बाउंड टू इंक्रीज। अब ये इंक्रीज जो है करता है, गैप जो है। इन द पास्ट द पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फैमिन एंड डिजीज़ बट ऑल्सो बाय वॉर। अब हमें अगर पूछा जाता है कि जी पास्ट में पॉपुलेशन किस तरह से रिड्यूस होती थी, तो उसके 3 हमें बताए जा रहे हैं जी। द पॉपुलेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय नंबर 1 फेमिन, नंबर 2 डिजीज़, नंबर 3 वॉर, कि ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हुआ करती थी पास्ट में। और अब क्या है, अब फेमिन जो है वो तो मौजूद है, और फेमिन की रीज़न हमने डिस्कस कर ली हैं। मोर पीपल लेस फूड, तो मोर पीपल को कैसे कम करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करके करना है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 डिजीज़। डिजीज़ को हम कंट्रोल कर चुके हुए हैं मेडिसिन के थ्रू, एपिडेमिक कंट्रोल के थ्रू, इसलिए डेथ रेट कम हो चुका। वॉर को भी हमने कंट्रोल कर लिया, और वॉर के लिए उसने कहा कि जी इफ़ वी हैव द पावर टू अबॉलिश वॉर, इफ़ वी हैव द विल, हम अगर वॉर को अबॉलिश करना चाहते हैं हमें कर सकते हैं, हमें कर भी देना चाहिए। बट इफ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअर एंड सीज हिज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात उनको फेस करने पड़ते हैं, नेसेसरी डेथ। व्हेन अदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड गेट्स रिचर, वी आर क्रिएटिंग सिचुएशन विच इनकरेजेस द पुअर टू मेक वॉर ऑन द रिच, कि जब गरीब देखेंगे कि हमारा इससे साल होता चला जा रहा है, हमारे हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे राइट्स जो हैं वो दूसरे लोग खा रहे हैं, वो दूसरे लोग जो हैं वो दे आर गेटिंग बिगर एंड रिचर एंड फैटर, तो फिर क्या होगा कि वो चाहेंगे कि उनके ऊपर अटैक कर दें और उनसे छीन लें, तो फिर जो है वो चीज़ जो है वो वॉर की तरफ जाएगी, लड़ाई की तरफ जाएगी, और वो उसने कहा कि दैट इज़ नॉट अ हेल्दी
this situation, the only long term answer for these countries is to reduce their birth rate. तो एक ही उसका हल है और वो क्या है, to reduce their birth rate. अपने birth rate को कंट्रोल करें, अपने population explosion जो है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि अपनी population को कंट्रोल किया जाए. But as I have explained, this will take time and it's just not easy to achieve. What we must do in the meantime is to keep alive as many people as we can, and at the same time make every effort to encourage the limitations of families. कि जब तक हम ये बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं कर लेते, रिड्यूस नहीं कर लेते, तब तक जितने लोग दुनिया में हैं हम उनको तो ज़िंदा रहने दें और अपनी पूरी एफर्ट करें कि अपनी फैमिलीज़ की साइज़ को लिमिट कर सकें. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एसे. कम टू द एक्सरसाइज जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं जी. नंबर 9 क्वेश्चंस हैं जी. नंबर 1, व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्जर स्केल विद द ऑथर. ये सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं जी. सिर्फ आपको पता है कि हमने फोकस करना है अपने इन्हीं 9 क्वेश्चंस के ऊपर, और जो हमने अंडरलाइन किया है अगर वो इनके अलावा है तो फिर आप उनको भी तैयार कर लीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसे फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.